हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं उर्वशी और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आज समास पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, समास की परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। सार्थक शब्द मतलब वो शब्द जिनका कोई अर्थ हो या कोई मतलब हो। तो इसकी परिभाषा सिंपल सी है, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और उनको मिलाकर एक नया शब्द बनता है जिसका कोई मतलब हो या कोई अर्थ हो, उसे समास कहते हैं। और फ्रेंड्स, समास के 6 भेद होते हैं। इन भेदों को याद करने के लिए एक आसान सी ट्रिक है, आप ये लर्न कर लो। अब तक दादा, ओके। यहाँ पर अब से मतलब है अ से अव्ययी भाव समास, ब से बहुव्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास और दादा यानी द से द्वंद्व समास और द से ही द्विगु समास। ओके, मुझे उम्मीद है कि इस तरह से आपको बड़ी आसानी से लर्न हो जाएगी। अब मैं आपको इसके सभी भेदों को एक एक करके समझाऊंगी और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप पता कर सकते हो कि कौन सा शब्द कौन से समास से आया है। तो सबसे पहले है अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद प्रधान हो व अव्यय हो, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसकी पहचान है पहला पद, ओके। अगर किसी शब्द के शुरुआत में आ, अनु, प्रति, हर, भर, यथा, उप आदि ऐसे ही उपसर्ग आते हैं, इनमें से कोई उपसर्ग आता है तो फिर आप समझ लो कि यह अव्ययी भाव समास है। इसके उदाहरण है आजीवन, अनुसार, आमरण, आकंठ, अनुरूप, उपकार, प्रतिदिन, यथासंभव और यथावत। अब आप इन सभी उदाहरणों को देख लीजिए। इसमें उपसर्ग वही सब है जो मैंने आपको ऊपर नोट करके दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने पास रख लो, रिवीजन के लिए आपको आसानी होगी। ठीक है। इसके बाद है बहुव्रीहि समास। जिस समास का ना पहला पद प्रधान हो ना ही दूसरा, बल्कि इनको मिलाकर तीसरे पद का निर्माण हो, तो वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। इसका मतलब है इस समास में ना पहला पद प्रधान होगा और ना ही दूसरा, बल्कि इसको मिलाकर जो नया शब्द बनेगा वह प्रधान होगा। अब देख लीजिए कि दशानन, दश है आनंद जिसके, वो कौन है? रावण। तो यहाँ पर ना दश प्रधान पद है और ना ही आनंद। इसका जो प्रधान पद है वो है रावण। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, विष्णु। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, यानी शिव। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया इसमें से कुछ तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए। अब इसके बाद है तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और उन दोनों के बीच में कोई कारक चिन्ह लुप्त हो, तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और प्रथम पद और उत्तर पद के बीच कोई कारक चिन्ह लुप्त हो, ठीक है, वह तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास में जो बात आपको दिमाग में रखनी है वो यह है कि इसमें कारक चिन्ह लगेगी और कारक चिन्ह होगी। आप कारक को याद कर लेना। कारक वही, कर्ता ने कर्ण को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान के लिए इत्यादि। ठीक है, आप ये पूरा पढ़ लेना। सबसे पहले है इसका ही जो भाग है आगे, कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, कर्म का तो आपको पता ही होगा, कर्ता ने कर्म को, यानी जिस समस्त पद का विग्रह करके बीच में को आए वह होगा कर्म तत्पुरुष समास, और जिसके समस्त पद में को लुप्त हो वो होगा कर्म तत्पुरुष समास। इसके उदाहरण देख लीजिए। गृहगत, यहाँ पर देखो को लुप्त है क्योंकि इसका विग्रह बन रहा है गृह को गया हुआ, यानी घर को गया हुआ, तो यहाँ पर बीच में को आ रहा है। ठीक है, वैसे ही स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ, इसमें भी देख लीजिए को आया है विग्रह करके और जिसका समस्त पद है उसमें को लुप्त है, यानी ये कर्म तत्पुरुष समास है। अगला है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष
करण का आप याद कर लो, कर्ण से के द्वारा, ठीक है। तुलसी कृत, और इसमें क्या लुप्त है, द्वारा, ठीक है, तुलसी द्वारा कृत। तो ये हुआ करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास में द्वारा या फिर से आया होगा, से लुप्त होगा, ठीक है। वैसे ही रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, यहाँ पर से लुप्त था। प्रकाश युक्त, प्रकाश से युक्त। ईश्वर चित्त, ईश्वर द्वारा रचित। आसान है ये भी। आगे है संप्रदान तत्पुरुष। इसके जो उदाहरण है, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, संप्रदान के लिए, ठीक है। कारक पढ़ लेना प्लीज एक बार, तभी आपको ये समझ आएगा। अब यहाँ देखो, हवन सामग्री में के लिए लुप्त है, ओके, हवन के लिए सामग्री। वैसे ही रसोई घर, रसोई के लिए घर, जहाँ पर के लिए आया होगा वह संप्रदान तत्पुरुष समास है। वैसे ही राह खर्च, राह के लिए खर्च, रास्ते के लिए खर्च, ठीक है। अब अगला है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान का होता है से, ठीक है, या पृथक, से पृथक। अब यहाँ देखो, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, ठीक है, से पृथक या जुदाई, है ना। वैसे ही जन्म रोगी, जन्म से रोगी, यहाँ पर से लुप्त हो रहा है, ठीक है। और जब इसका विग्रह हो रहा है तो उसमें से निकल रहा है, तो समझ लो कि यह अपादान तत्पुरुष समास है, ओके। अगला है संबंध तत्पुरुष समास। राजपुरुष, राजा का पुरुष, इसमें का के की आता है, ओके। जहाँ पर भी का के की आएगा विग्रह करके, वो समझ लो कि यह संबंध तत्पुरुष समास है। इसमें संबंध दिखाया जा रहा है। जैसे कि अमृत धारा, अमृत की धारा, इसमें की से संबंध दिखाया जा रहा है अमृत और धारा के बीच। आगे है इसका आखिरी जो भाग है वह है अधिकरण तत्पुरुष समास में या पर, ओके। जैसे वन में वास, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, आप बीती, आप पर बीती। इसके बाद है कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय का संबंध स्थापित हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है, ठीक है। इसमें उत्तर पद प्रधान होगा और इसमें विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय का संबंध भी स्थापित होगा, ठीक है। इसके उदाहरण है, विशेषण और विशेष्य में इसके उदाहरण होंगे नील कमल, नीला है जो कमल। लाल वस्त्र, लाल है जो वस्त्र। नील गाय, नीली है जो गाय। यहाँ पर विशेषण और विशेष्य में संबंध स्थापित हो रहा है। नील कमल, नीला है जो कमल, ओके। वैसे ही अब है उपमान और उपमेय में चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। देहलता, देहर की लता। कमल नयन, कमल के समान नयन। नरसिंह, नर रूपी सिंह। अब पांचवा समास है द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो, उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। आपको ये उदाहरण देकर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। आप ये उदाहरण देख लो। राम कृष्ण, राम और कृष्ण माता पिता। देखो यहाँ योजक चिन्ह लगा है और जब इसे अलग कर रहे हैं, इसका विग्रह कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच और आ रहा है। नर नारी, नर और नारी। भाई बहन, भाई और बहन। और इसका जो प्रथम पद है माता, इसका भी एक अलग मतलब है। जो पिता है वो भी प्रधान है, इसका भी अलग मतलब है, ठीक है। नर भी प्रधान है, नारी भी प्रधान है। वैसे ही भाई भी प्रधान पद है और बहन भी प्रधान पद, ओके। अब है आखिरी समास, द्विगु समास। ये सबसे आसान है, ओके। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो और उत्तर पद प्रधान हो तो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे त्रिलोकी, तीन लोकों का समूह। देखो यहाँ पर संख्यावाचक है ये शुरुआत में, और इसमें जो दूसरा पद है वो प्रधान है, ठीक है, त्रिलोकी। वैसे ही त्रिफल, तीन फलों का समूह। सतसाई,
त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह, नवग्रह 9 ग्रहों का समूह और पंचवटों का समूह। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसमें सब समझ आ चुका होगा, डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। अगर इसके बाद भी कुछ समझ नहीं आता, मुझे आप कमेंट बॉक्स पे लिख दो, मैं जल्द से जल्द आपको इसके आंसर्स बता दूँगी। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड समझ भी आए होंगे सभी कॉन्सेप्ट्स। अगर इसके बाद भी कुछ समझ नहीं आता तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख दो। हम जल्द से जल्द आपकी जो क्वेरीज़ होगी, आपके जो डाउट्स होंगे उसे क्लियर कर देंगे।